नमस्ते। सबसे पहले तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को शादी की बहुत बहुत मुबारक। उसके बारे में थोड़ा लास्ट में बात करेंगे क्योंकि वो कोई टॉपिक नहीं है। अच्छी बात है, विवाह हुआ है, घर बस जाए जितने जल्दी उतना अच्छा। 3 विषय आज के। रोहित रंजन को किसने गायब किया। नंबर 2, क्यों भाजपा अपने को मुस्लिम मुक्त करना चाहती है। तीसरा, क्या बोरिस जॉनसन का इस्तीफा दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को सद्बुद्धि देगा। तो सबसे पहले बात कर लें, रोहित रंजन को किसने गायब किया। रोहित रंजन जी की बात जब आप कर रहे हैं तो उसका एक रेफरेंस के साथ बात करनी पड़ेगी। रेफरेंस ये है कि आज आप लोगों ने खबर पढ़ी कि केरल के मंत्री सज्जी चेरियन जी जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया। इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने एक दो दिन पहले एक बयान दिया था या एक कहीं बात चर्चा में बोला था कि जो भारत का संविधान है उसके बारे में उन्होंने कह दिया था कि जो संविधान है वो इंडोर्स करता है एक्सप्लॉयटेशन एंड लूट ऑफ कॉमन पीपल। अब इंडोर्स का कई लोग समर्थन कह रहे हैं, इंडोर्स का सही जो भी वो है, लेकिन ही सेड इट इंडोर्सेस द लूट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन पीपल। और इस पे फिर हो गया कि उन्होंने तो संविधान की शपथ ली है और वो ये कैसे कह सकते हैं। और अब ये इस्तीफा उन्होंने दे दिया। 2 चीज़ें कहेंगे। पहली चीज़, ये मेरे बहुत से विचार व्यक्तिगत रूप से एक पार्टी विशेष से ना मिलते हों, लेकिन ये केवल कम्युनिस्ट पार्टी में हो सकता है जहाँ पे अभी भी विचार के ऊपर कोई इस्तीफा दे रहा है। दूसरा, ये केवल और केवल दक्षिण भारत की स्टेट में हो सकता है और उसमें भी खास करके केरल में। और उसका मुख्य कारण यह है कि उनका जो शिक्षा का जो स्तर है, और स्तर ही नहीं, जो उनके यहाँ करीब शायद 99-100% शिक्षा का लेवल है, वो हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारे यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। याद है ना यूपी का टेनी भैया वाला कांड, लखीमपुर में रौन दिया और कहा जिसकी हिम्मत है मैं अपने पुराना मुझे मत दिखाओ। मंत्री जी जिस तरह से बिहेव किए और जिस तरह से अपने लड़के को बचाए, और फिर उनके लड़का 302 का मुलजिम, हत्या का आरोपी। आज मेरा मन नहीं है, मैं आज नहीं आऊँगा, जरा देखता हूँ, कल मूड हुआ तो आऊँगा। ये रिसेप्शन उनको दिया गया था, अगर आपको याद हो। अब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बात कही है चेरियन साहब ने, एक चीज़ आप सुबह से शाम तक आजकल सुन रहे हैं, डबल इंजन की सरकार। जो मैं जितना संविधान समझता हूँ, मेरे हिसाब से ये डबल इंजन की सरकार कहना कि अगर कहीं डबल इंजन की सरकार आएगी तभी प्रोग्रेस हो पाएगी, और जब तक वो डबल इंजन की सरकार नहीं है इस कारण से प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ये संविधान के अगेंस्ट बात है। ये संविधान की मूल भावना, ये फेडरल स्ट्रक्चर की मूल भावना के अगेंस्ट ये बात कह रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण देख लीजिए, और हम इसका उदाहरण भी आपको बता रहे हैं, और उसी रेफरेंस में रोहित रंजन की बात कर रहे हैं। रोहित रंजन के बाकी तो आपको पता ही है कैसे जी न्यूज़ में था, कैसे उन्होंने क्लिप लगा के, मतलब बेईमानी की। इट वॉज नॉट अ मिस्टेक, इट वॉज अ साजिश। उन्होंने बिल्कुल खास करके कैसे क्लिप लगानी है, उसमें कैसे चलाना है, ये कोई मिस्टेक नहीं था। मैं भी यहाँ बोलता हूँ, मेरे मुंह से कभी कभी ऐसा नहीं है, कोई नाम गलत, जैसे जस्टिस पर्दी वाला थे, मैं उनको पादरी वाला कह दिया, ये गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये कोई स्लिप ऑफ टंग ये वो नहीं था। ये तो रोहित रंजन की सोची समझी साजिश थी। उन्होंने वो साजिश रची। जब कांग्रेस का उनको अंदाज नहीं था कि कांग्रेस, जिसका बारे में हम सबको ये है कि ये अपना सोते रहते हैं, लेकिन मालूम नहीं कांग्रेस कैसे एकदम से रात में जग गई, रात में ही उसने मुहिम चला दी और राज्यवर्धन राठौर के अगेंस्ट, और सबने अपना जल्दी डिलीट किया कि भैया इसमें आगे मामला ना बने। इन्होंने डिलीट किया, माफ़ी मांगी, लेकिन जो बदमाशी करनी थी वो तो इन्होंने कर दी। अब छत्तीसगढ़ की पुलिस कोर्ट का वारंट लेके इनके घर पे पहुंचती है अरेस्ट करने। वारंट कोर्ट का, इसलिए छत्तीसगढ़ के पुलिस वालों का कहना है कि जो देश का कानून है उसमें लोकल पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर आप वारंट लेके आ रहे हैं, आप कोई सीधे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, कोर्ट ने ऑलरेडी कहा हुआ है, तो कोर्ट ने अगर कहा हुआ है तो इसमें लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करने का मतलब नहीं। और वो उनको गिरफ्तार करती है, और उनके पास से, छत्तीसगढ़ पुलिस के पास से उत्तर प्रदेश पुलिस उनको उठा के ले जाती है, ये कह के कि हमारे यहाँ भी एक केस दर्ज है। वो केस दर्ज जीडी एंट्री थी, वो केस दर्ज एक तरह से बाद में होता है, और बहुत फ्रिवलस से चार्जेस कुछ, और वो भी जी टीवी की तरफ से लगाया जाता है, और उसमें इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, और उसके बाद इनको बेल दे दी जाती है। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस की कस्टडी से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनको लिया था, अब ये फरार है, अब ये गायब है। तो
मतलब जो कोई बहुत कानून इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर छत्तीसगढ़ की पुलिस से यूपी पुलिस ने लिया है, तो अगर आपने जब उनको बेल दे दी, जो बेल आपने थाने से दी, कोई कोर्ट में नहीं दी, आप ही ने बेल दी, तो आप उनको हैंडओवर कर देते, लेकिन आपने उनको फरार करा दिया। तो इसमें आपको क्या लगता है कि संविधान है या वो है, उसमें कहीं ये दोष उत्तर प्रदेश पुलिस का है कि नहीं है? कौन जिम्मेदार है? साफ साफ स्टेट प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है, क्योंकि संविधान का जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग है जिसके ऊपर सबको भरोसा है वो जुडिशरी। अब ये जो भाई साहब रोहित रंजन जी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में उस दिन तो फरार हो गए, परसों तो ये गायब हो गए, मंगल के रोज इनको शाम को अपना ये इन्होंने ये सेट कर लिए। बुध को ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील साहब कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट में इनके वकील साहब पहुंच गए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पहुंच गए, और वो वहां बताने लगे कि ऐसे ऐसे केस है। तो वो अब फाइल गाने, अभी फाइल हो रहा है, हुआ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को आप जो भी कहिए, अगर हम और आप जाए ना, तो मतलब वहां चूंकि प्रावधान नहीं है कि कोर्ट में आपकी पिटाई हो, आपकी जो गत बनेगी अगर आप इस तरह से चले जाइए कि अभी केस फाइल नहीं हुआ, मैं आ गया हूं। वो आ गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खैर कोई बात नहीं, हम आपका केस कल सुबह लगा देते हैं। अभी पिटीशन फाइल नहीं हुई है, केस सुबह लग जाता है, ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद सोशल मीडिया पे बात होती है, और कस के उन जो जज साहब हैं और जुडिशरी के अगेंस्ट लोग कहना शुरू करते हैं, भाई ये कौन सी चीज़ है, आपने पिटीशन तक नहीं आई है और आप डेट लगा दे रहे हैं। डेट लग जाती है। आज जब वो उसकी डेट लगी थी, जब वहाँ जाते हैं, तो फिर वो तब तक इतना सोशल मीडिया पे उछल चुका है मामला, इतना पब्लिक डोमेन में आ चुका है, तो वो जज साहब कहते हैं नहीं ये तो अब रजिस्ट्री में अभी आया नहीं है, और अभी ये चीफ जस्टिस देखेंगे इत्यादि इत्यादि। तो ये इसकी स्थिति है। क्या कोई केस ऐसा जीवन मृत्यु का था? क्या अगर वो केस मतलब नॉर्मल प्रोसीजर में आता, रजिस्ट्री में जाता, पिटीशन फाइल होती, उसके बाद जो भी उसका नंबर होता, जो भी टर्न होता, क्या ये ऐसा था कि इनके जीवन मरण का प्रश्न है कि अगर ये केस नहीं, अरे भाई तुमने बेईमानी की है, तुम्हारी साजिश है, तुमने खुद एडमिट किया है, तुमने उसके लिए माफ़ी मांगी है, तो तुम कोर्ट में इतनी हड़बड़ी मचा रहे हो क्योंकि तुम्हारी पहुंच है। और वो पहुंच, मैं चेरियन साहब की वो बात कह रहा हूं कि ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये एक्सप्लॉयटेशन है उस बात का। जज साहब को बुरा लगेगा, लेकिन अगर इस तरह का कंडक्ट आप करते हैं कि जहां पे पिटीशन भी नहीं आती है, जीवन मरण का केस नहीं है, एक आदमी जो ऑन प्राइमा फेसी जो जिसने साजिश की है, जिसने उसको एडमिट करके माफ़ी मांगी है, उसको आप बिना पिटीशन फाइल किए डेट देने की बात करते हैं। अब इसी समय जो एक्सप्लॉयटेशन की बात आ रही है ना, वो कैसे जाहिर हो रहा है। एक आम आदमी का, ये तो भाई बड़ी पार्टी के हैं, लाडले हैं, जुबैर एक हैं, पत्रकार हैं, ऑल्ट न्यूज़ के हैं, इसलिए बुरे लगते हैं क्योंकि ये जो झूठ बोला जाता है उसका सच दिखा देते हैं। इनको दिल्ली पुलिस रिमांड पे लेती है, और मतलब वो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ, आप भी पक जाएंगे उसको। और उसके बाद 4-5 दिन रिमांड में रखने के बाद फिर वो जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं, तिहाड़। अब एक चीज़ वो है कि इनको फिर अब सीतापुर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ला रही है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जुबैर के केस में। जिसने हेट स्पीच दी, जो हेट स्पीच दिया, वो तो बाहर घूम रहा है, उसके तो मतलब फूल उल से स्वागत किया जा रहा है। वो कह रहा है कि जो पूरा महकमा है वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन जिसने ये कहा कि इसने हेट स्पीच दी, उसको जेल के अंदर ले चलो, उसकी रिमांड चाहिए। ये केवल अपने यहाँ ही हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में हुआ क्या कि दिल्ली में जिन्होंने जुबैर के अगेंस्ट कंप्लेन की थी, जिन भाई साहब ने, उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, और वो ट्रेसेबल नहीं है। सीतापुर यूपी पुलिस में है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा था, जो यतीन्द्र जी और इन सब की जो धर्म संसद थी, कि हेट मॉन्गर्स, इसको कहने पे इनको रिमांड पे लेने की बार बार कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक चीज़ क्या है, जो भक्त लोग बहुत खुश हैं, यहाँ गाड़ी पलट सकती है, यहाँ गाड़ी पलट सकती है। ये आपके लिए हो सकता है कि बहुत गर्व की बात हो, लेकिन ये किसी भी शिक्षित और संविधान को समझने वाले व्यक्ति के लिए शर्म की बात है कि अगर कोई ये डराए कि यहाँ गाड़ी पलट सकती है। खैर, तो ये तो बात हो गई पहली। अब दूसरी बात कर लें, ये जो क्या भाजपा अपने को मुस्लिम मुक्त करना चाहती है, ये मैं इसलिए कहा कि कल मुख्तार अब्बास नकवी जो मतलब आखिरी चिराग ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन भाजपा लेजिस्लेचर पार्टी एट द सेंटर, पार्लियामेंट्री पार्टी, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा में मुस्लिम मुक्त, राज्यसभा में अब वो आज से मुस्लिम मुक्त हो गई है भाजपा, एज फार एज लोकसभा एंड राज्यसभा इज कंसर्न।
मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कल लास्ट डे था। RCPN सिंह साहब जो जनता दल यू के हैं उनका भी लास्ट डे था। दोनों लोग आखिरी, जैसे एक अगर आपको याद हो ना, एक हमारे समय में आता था, एक सिगरेट का था, आखिरी कश तक मज़ा देती है, तो इन्होंने आखिरी कश तक उस मंत्री पद का मज़ा लिया गया हमारे ये दोनों लोगों ने। अच्छा, अब दोनों लोगों की पार्टी ने इनको इस लायक नहीं समझा कि इनको फिर से किया जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। मेरे हिसाब से नहीं, मतलब मैं अभी भी 2 ही दिन में पता लग जाएगा, लोग फिर कहेंगे देखा गलत हो गया। लेकिन जो मेरा पॉलिटिकल सेंस है उसके हिसाब से इनको नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए यूपी का वोट का जो इनका मैनेजमेंट है भाजपा को बिल्कुल ठीक से बैठा हुआ है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, OBC ये सब इन्होंने बैठाया हुआ है। उसमें मुस्लिम नहीं कहीं काउंट करते हैं, तो इसलिए वो नहीं। दूसरा, एंटी मुस्लिम जो कंसोलिडेशन है वो और अच्छा होगा ना, कि देखा एक मुस्लिम था उसको भी हटाया। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सेंस फिर कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट साउथ से आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है कि वो इस लोकसभा इलेक्शन में जो नीचे साउथ की जो 5-6 स्टेट हैं वहाँ पे कुछ ठीक करे, और वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होता है। तो उसको ये भी डर है कि कहीं मान लीजिए वो जितना भी करे, लेकिन किसी भी पार्टी का धीरे धीरे लोगों का उससे एंटी इनकम्बेंसी आती है, तो वो साउथ से मेरे ख्याल में कोई आना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई OBC से भी आ सकता है। एक चीज़ मैं चलते चलते और कहना चाहूँगा कि बैंक जैसे बैंक है, जो आपके घर में कोई ना कोई बैंक में काम ज़रूर करता होगा। बैंक में जब मैनेजर साहब के आखिरी 6 महीने रिटायरमेंट के हो जाते हैं, तो वो कोई मेजर निर्णय, जिसको कहते हैं कि लोन देने का, क्रेडिट देने का, कोई मेजर निर्णय लेना बंद हो जाता है। बैंक उनको, उसका एक टर्म यूज़ करते हैं, मुझे याद नहीं है, जो बैंक में काम करते हैं बता देंगे, 6 months बिफोर दे आर ये उनसे ताकत ले ली जाती है, पावर ले ली जाती है। कि हमारे मंत्री जी लोग जो हैं, जब इनको पता हो जाता है कि अब ये दोबारा राज्यसभा में नहीं है, ये मंत्री नहीं रहेंगे, क्या इनके निर्णय पर भी रिव्यू करना चाहिए? एक ऐसे ही मैंने फूड फॉर थॉट है। अब मैं तीसरी बात कर लूँ कि क्या बोरिस जॉनसन जी का इस्तीफा और राष्ट्राध्यक्षों को सद्बुद्धि देगा? मैं ये इसलिए कह रहा हूं, बोरिस जॉनसन ने कहा गया कि ही हैज़ अग्रीड टू रिजाइन। अब उनकी पार्टी भी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि रिजाइन करो, उनके दोस्त कह रहे हैं, उनके मंत्रिपरिषद के लोग कह रहे हैं। कौन है बोरिस जॉनसन? इसको क्यों रिजाइन कर रहे हैं, उससे पहले ये जरा आपसे चर्चा कर लें कि कौन है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन का नाम आपको पता है क्या है? बोजो। आपको कुछ याद आया? इसी तरह के कुछ नाम आपको याद आने चाहिए। 1986 में मैं बोरिस जॉनसन की एक अच्छी बात बताऊं, 1986 में ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हुए थे। ये मूल रूप से पत्रकार थे, और 2005 तक इन्होंने द डेली टेलीग्राफ, द स्पेक्टेटर, इस तरह की मैगजीन्स में काम किया खूब लंबे समय तक। फिर ये लंदन के 2 बार मेयर रहे, 2008 में, 2012 में। ब्रेक्सिट के हिमायती थे। 2019 में जब कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर का चेंज हुआ, थेरेसा मे जो थे उन्होंने इस्तीफा दिया, जो उनके वो थे, और उनकी जगह ये प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद 4-6 महीने बाद जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में 2019 दिसंबर के इलेक्शन में ज़बरदस्त जीत हासिल की, 43.6% वोट लेकर। 1987 के बाद का लार्जेस्ट मैंडेट इनके पास है। बहुत से लोगों के पास लार्जेस्ट मैंडेट आया है, बहुमत उनके पास, इस तरह की बात थी। लेकिन इनके पीछे खूब कंट्रोवर्सीज लगी, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, क्राइसिस, इनके समय कितनी क्राइसिस आई ब्रिटेन में, कंट्रोवर्सीज कितनी हुई, स्कैंडल कितने हुए। कोविड-19 के समय जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उस समय पार्टी गेट कहा जाने लगा कि भाई वो था और उधर पार्टी होती थी। कई जगह इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि उसको छोड़ के आप कुछ और बनाने लगे, आप कहीं और वो करने लगे, मेन चीज़ को छोड़ के। फॉरेन पॉलिसी क्रिटिसाइज हुई, और फिर मास रेजिग्नेशन हुआ। मास रेजिग्नेशन के बाद जहाँ से मामला एकदम से पलटा, उसमें थोड़ा भारत का एक रोल नहीं बोलूँगा, लेकिन एक कनेक्शन है, वो आपको बता दूँ। ट्रेजरी चीफ जो थे ऋषि सुनाक, और हेल्थ सेक्रेटरी जो थे साजिद जावेद, इन 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, और तब से ये हुआ कि अब जाएंगे। इसमें कनेक्शन ये है कि जो ऋषि सुनाक जी हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं है, इनके हिंदुस्तानी ओरिजिन है, ये ईस्ट अफ्रीका से आए हुए हैं। लेकिन ऋषि सुनाक जी हमारे नारायण मूर्ति साहब के दामाद हैं, इन्फोसिस वाले उनके दामाद हैं। तो उतना हिंदुस्तान का कनेक्शन है, हिंदुस्तान की जो मॉरलिटी है वो कहीं उनको भी लगा कि नहीं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए, पब्लिक प्रेशर में मैं ये मानूंगा कि पब्लिक प्रेशर में लोकतंत्र की जीत है वहाँ पे, और
क्या मतलब ये देने वाली बात यह है कि एक हमारे यहाँ भी अवसर आया था जब टेनी जी को इस्तीफा देना चाहिए था, पब्लिक प्रेशर खूब बना था, लेकिन उस पार्टी को ये लगा, उनके पीछे पार्टी खड़ी हो गई थी कि नहीं इस्तीफा देने की क्या जरूरत है। अब मैं जरा चलते चलते उनकी बात कर लूँ, भगवंत मान साहब की। भगवंत मान साहब ने आज विवाह किया। टेक्निकली पंजाब से हरियाणा बारात आई और शादी हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है, और मेरा दो लोगों से आग्रह है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे आग्रह है, और आप सब लोग जो आम आदमी पार्टी के थोड़े हिमायती हैं किसी भी समय, ये जरा केजरीवाल साहब को क्यों नहीं समझाते हैं। देखिए, मैं ये समझ सकता हूँ कि किसी का कपड़ा छोटा हो, किसी का नया हो, किसी का पुराना हो। मैं अपनी बात आप मतलब कन्फेस कर लूँ कि एक समय जब मेरा बेटा और मैं एक समान थे, अब तो मुझसे बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, तो उसकी कुछ उसको गिफ्ट आती थी जो उसको नहीं होती थी, तो वो मेरे सिर पे आ जाती थी, तो वो कुछ 1-2 साइज ऊपर नीचे तो चलता था। ये भाई साहब हरदम ओवर साइज क्यों पहनते हैं, मतलब ये टेलर से ओवर साइज क्यों बनवाते हैं केजरीवाल साहब, इनको कुछ बहकाना चाहिए। और ये चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को भी बुला के कितने बढ़िया से तैयार होते हैं हमारे मोदी जी। मतलब एक शॉल कैसे लेना है, वो सदरी कौन सी पहननी है, चश्मा कौन सा लगाना है, ये जूता कौन सा पहनना है, घड़ी कौन सी पहननी है, ये सब पे ध्यान देते हैं। और एक ये है, ये क्यों एक साइज बड़ी पहनते हैं, ये भी अगर आम आदमी पार्टी के आप लोग कोई इसको सुन रहे हो तो मुझे गाली भले ही दे लीजिएगा, लेकिन अगर आपको समझ में आए कि ये इस वजह, मेरी समझ में आता कि भाई ये एक बार हो गया, लेकिन ये हरदम ओवर साइज क्यों पहनते हैं भाई। ये कोई पहलवान भी नहीं है कि ये मोटे आदमी हूं भाई, जैसे मैं मोटा आदमी हूं, कई बार मैं बाहर निकाल के शर्ट पहनता हूं क्योंकि पेट ना दिखे। इनका ना पेट ना पीठ, ये काहे के लिए ओवर साइज पहनते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को ये समझ में आ जाए तो बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।